What's up? Hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next part of your current affair. जो न्यूज़ में चल रहा था उसी के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि क्या होता है जो आप तो स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ते हो, लेकिन न्यूज़ वाला पोर्शन आप मिस करते हो। न्यूज़ में ज़्यादा क्या चल रहा है, जो जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है। आप डेली बेसिस पे जो जितना भी टाइम आपके पास है, 7 दिन है, 8 दिन है, डेली बेस पे आप 2-3 आवर्स दिया करो यूट्यूब पे। मतलब आप WS अकेडमी यूट्यूब पे दे दो, आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। मतलब इतना मैं गारंटी देता हूँ, आपको 10-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो जो पोर्शन, मैं सारा पोर्शन कवर नहीं करूँगा, सारा पोर्शन नहीं है, मैं पोर्शन करूंगा वो चीज़ें कवर जहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बनेंगे। एक होता है ना लॉन्ग प्रेपरेशन में सारा कवर होता नहीं, एक होता है जो आपको पता ही होना चाहिए, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। आ रही बात समझ, वो इकोनॉमी हो, वो साइंस एंड टेक हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वो आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, इन चीज़ों पे, इन 4 चीज़ों पे फोकस रहेगा। कम से कम इसमें से करंट सारा पूछा जाता है, करंट ही आ जाता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे कि इकोनॉमी का है, ठीक है, मैं लिखूंगा, एक मैंने ऑलरेडी दिया है, उसको मैंने CA1 लिखा है, करंट अफेयर 1 लिखा है। उसके बाद इसको लिखूंगा मैं CA2, CA3, इस तरीके से। अभी अगर आप देखोगे, एक देखोगे 1 बजे खाना खाने के टाइम, शाम को खाना खाने के टाइम, चाय पीने के टाइम। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो अपना शेड्यूल चल रहा होता है ना उस शेड्यूल के हिसाब से देखो, नहीं, आप देखो उसको ब्रेक में, जैसे कि खाना खा रहे देख लिया 10-15 मिनट, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सो दैट आपको शॉर्ट वीडियोस को जब देखोगे वो फिर माइंड में रहता है, उस इंफॉर्मेशन को आप रिटेन कर पाओगे। तो न्यूज़ में चल रहा था आपका, ये लेटेस्ट न्यूज़ ही है, लेटेस्ट क्योंकि इन्हीं 1-2 महीनों में ये चल रहा था, क्योंकि 1-2 महीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सबसे पहला यही बनेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है सबसे पहला। जैसे कि आपके पास मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? RBI रेगुलेट करता है। इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको रेगुलेट करता है सेबी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडिया में कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है? एट प्रेजेंट इंडिया में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये क्या करते हैं? ये कंपनीज को क्या करते हैं, ठीक है, ये ऐसे एजेंसीज होते हैं जो कंपनीज को रेटिंग्स करते हैं क्रेडिट के बारे में, लोन के बारे में, वो कंपनी कैसी है, क्या वहाँ पर बहुत सारी रेटिंग्स देता है ये। लेकिन यहाँ पर इंडिया में 7 क्रेडिट एजेंसीज हैं, और ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाएगा 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम याद रखना है। सबसे पहले आप ग्लोबल लेवल की 3 याद रखो, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इन 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। मोडीज जो है, मोडीज एक है, दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड एंड पुअर, तीसरा हमारे पास फिंच रेटिंग एजेंसी हमारे पास है। मैंने शॉर्ट में याद रखा MSF, शॉर्ट में हो गया MSF, MS का होगा मोडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, और F हो गया फिंच। ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इंटरनेशनल लेवल पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रोल क्या होता है ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया। बट कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये आपको पता होना चाहिए, मेमोराइजेशन आपको करनी है इस चीज़ की, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इंडिया में 7 जो है मैंने लिखा है यहाँ पर, I3 I क्यूब लिखा मैंने, I के साथ 3 है, 1 2 और 3 है यहाँ पर। एक है ICRA, तीसरा है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा इन्फॉर्मिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग। सीधे याद रखना, इन्फॉर्म याद रखो, इंडिया रेट याद रखो, और ICRA याद रखो। हो गए I के 3, दूसरा हो गया C के 2, एक है क्रिस्टल, दूसरा है कियर। और ये क्रिस्टल आपको पूछा गया, UPSC में ऑलरेडी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट एजेंसी ऑफ इंडिया, तो ये इस पे ऊपर क्वेश्चन बन गया था। फिर हो गया B का मतलब होता है ब्रिक वर्क, यहाँ पर ब्रिक्स का याद रखना, और तीसरा हमारे पास एक्यूट, आप याद रखो, एक्यूट याद रखो। ये हो गए 7 क्रेडिट एजेंसी, न्यूज़ में था तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 21 के हिसाब से इसने क्या बोला, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड। क्वेश्चन बनेगा आपको एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का नंबर क्या है, रैंक क्या है, आपको बोले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की है। अरे बात समझ। और ये हमारे पास एक इशू पेज मॉडल जो होता है, ये इंक्रीज रेटिंग्स ऑफ द कंपनीज, मतलब हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पैसे देते हैं, सो दैट उसके बाद उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उन कंपनीज की रेटिंग्स को बढ़ाया जाता है, उनकी रेटिंग्स अच्छी की जाती है। मतलब ये इशू पे मॉडल आप याद रखो कि थोड़ा सा रिलेटेड टू क्रेडिट, बस इतना याद रखना, इशू पेज मॉडल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ रिलेटेड है। न्यूज़ में था, आप तो पढ़ रहे हो CRR तो आपको पता है, देखिए कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, ये RBI टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या करता है, RBI मनी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये तो पता है। लेकिन आई हो गया यहाँ पर ऐड, ICRR जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल क्रेडिट रेटिंग रेशियो, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल क्रेडिट रेटिंग, सॉरी इंक्रीमेंटल CRR होगा, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोला जाता है।
एनडीटीएल आपको पता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो सीआरआर जब आरबीआई जो इम्पोज करता है सीआरआर बैंक्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो एनडीटीएल के ऊपर के बेस पे होता है। एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और वो नेट क्या होता है, वो होता है टोटल, मतलब जिसको ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम, मतलब माइनस डिफरेंस होता है टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय अदर बैंक्स। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, यहाँ पर मैंने इसलिए बोला सो दैट आपको माइंड में आ जाएगा। अब क्या है ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, ये सेम है जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा आरबीआई क्या लगाता है, एक्स्ट्रा जो होते हैं आपको पास एक्स्ट्रा रेट लगाया जाता है। जैसे कि आपको पता है सीआरआर आपके ऊपर लगता है, बैंक्स के ऊपर सपोज लगाया 4% सीआरआर लग गया, ठीक है, लेकिन आरबीआई ने क्या बोला है, कुछ टाइम पीरियड 2 महीने या 3 महीने के लिए आरबीआई ने बोला नहीं 10% और आपको देना पड़ेगा, 10% और इंक्रीज किया जाएगा रेट को। तो ये 4 तो हो गया सीआरआर, लेकिन ये 10% जो लगा है इसको बोलते हैं आईसीआरआर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ये आईसीआरआर आप रखते हो, जो मनी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई, लेकिन जो ये एडिशनल आप बोल सकते हो, जो इंक्रीमेंटल जो होता है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई आपको नहीं दे देगा, ये इंटरेस्ट फ्री, इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है आपको जब भी आप आरबीआई के पास रखते हो। बस ये सेम आपको याद रखना, ये कैश रिजर्व रेशियो ही है। आ रही बात समझ? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बंद किए थे ना 2000 नोट्स, और उन 2000 नोट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्चुअली न्यूज़ में यही था, उन 2000 नोट्स जो थे ना 2000 वाले नोट्स, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट से गवर्नमेंट ने क्या कि उसने बोला 10% आईसीआरआर को भी रख दो। आ रही बात समझ? बस इतना ही। उसके बाद क्या आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों सीआरआर किया जाता है, क्यों आरबीआई जो है इंपोज करता है सीआरआर, या आप बोल सकते हो आईसीआरआर। मेन रीजन यही होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, फ्लो ऑफ मनी को मैनेज किया जाता है। एक और टर्म आपने सुनी होगी न्यूज़ में था, तो बैंक रन के बारे में। बैंक रन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आप ले लो एसबीआई का बैंक, आप उस बैंक में पैसे रखते हो, डिपॉजिट करते हो। जब आपने उन बैंक में पैसे रखा है तो दैट मीन्स आपको जिस टाइम मर्जी होते आप उस टाइम विड्रॉ करते हो, जिस टाइम मर्जी होते उस टाइम डिपॉजिट करते हो। लेकिन क्या होता है, अचानक से कस्टमर जाते हैं और उस बैंक से पैसे निकालते हैं वापस। जब वो बैंक के पास जाते हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। सपोज आपने 5 करोड़ रखा है, आप बोलते हो मुझे 5 करोड़ विड्रॉ करने हैं, या 10 लाख या 5 लाख या 10,000, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं होता, सारा पैसा कस्टमर से निकाला है, और उस जो आपने पैसा डिपॉजिट रखा था वो बैंक ने किसको दिया है, वो बैंक ने लोन पे दिया, तो बैंक के पास उस टाइम पैसे अवेलेबल तो नहीं है आपको देने के लिए। जब कस्टमर्स बैंक की तरफ जाते हैं और अपना मनी विड्रॉ करते हैं, वो सिचुएशन होती है बैंक रन की सिचुएशन होती है। और उस टाइम पे क्या होता है, बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, फिर आरबीआई। तो आरबीआई के पास उसको फॉल करना पड़ता है और आरबीआई उनको हेल्प करता है यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। बाकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स आपको पता है, रिपो रेट यूज़ होता है, रिवर्स रिपो रेट यूज़ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एसडीएफ, डब्ल्यूएमए, वेज एंड मीन्स एडवांस, जो टेम्परेरी लिक्विडिटी फैसिलिटी होते हैं, जो आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, और आरबीआई पैसा देता है गवर्नमेंट को, लेंड करता है टेम्परेरी बेसिस पे, तो वेज एंड मीन्स एडवांस इसी को बोला जाता है। और एसडीएफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने स्टैटिक में पढ़ी होगी, यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपको बैंकिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग है ना, बैंकिंग वाला यूनिट आपको स्ट्रांग है, आप ये समझो कि अगर आपको 15 मार्क्स आएंगे इकोनॉमिक्स में से, आप 6 मार्क्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम आपको 60% पेपर आता होता है आपको बैंकिंग सेक्टर पे और फाइनेंस पे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस पे आपका 60% पेपर होता है, कोई भी एग्जाम अगर हो। स्टार्टअप्स की अगर बात करोगे तो ये भी आपको ये फैक्ट याद रखना है, इंडिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट, आपने स्कीम एक का नाम पढ़ा होगा, देखो जब ये न्यूज़ में था स्टार्टअप के बारे में, इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है, वो इंडिया में। और इसके साथ आपको स्टैटिक लिंक करना पड़ता है। कैसे करोगे, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम कब आई है, 2016 में। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया 2016 में, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको पास ये भी न्यूज़ में था, आपको एक महीने से पहले ये न्यूज़ में था, वो था आपके पास जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये न्यूज़ में थे। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और बाकी जो है 213 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट है मेजर पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 213 जो है नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। और जो मेजर पोर्ट्स हैं ये किस लिस्ट में आता है,
यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जो 7th शेड्यूल है जहां पर लिस्ट्स को डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। याद रखना मेजर पोर्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं और नॉन मेजर पोर्ट जो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब नॉन मेजर पोर्ट्स में भी सेंट्रल लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और ये मेजर पोर्ट्स किस लिस्ट के अंदर आते हैं, 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में आता है, और 213 जो होते हैं नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मेजर पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर ये बनाया मैप, मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए ये मैं आपको एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ। अगर आपने स्टैटिक में पढ़ा है, स्टैटिक में याद रखा है, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो याद रख लेना 12 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोर्ट, और आपको ऑप्शन में ढूंढना है। आ रही बात समझ, इसलिए ये हो गया एक। 213 आपको याद नहीं करना, आपको 12 ही याद करने, 12 के 12 याद होने चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिया गया था न्यूज़ में, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट, देखो मेजर पोर्ट की बात की जा रही है, दैट मीन्स कलकत्ता पोर्ट, तो कलकत्ता पोर्ट मेजर पोर्ट बन गया, लेकिन सबसे पुराना मेजर पोर्ट कौन सा है, ये कलकत्ता पोर्ट है। और कलकत्ता पोर्ट को आज के टाइम पे नाम दिया जाता है श्याम प्रसाद, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसको बोला जाता है। और इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट, क्वेश्चन पूछेगा ओल्डेस्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और इट इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट, ये रिवराइन पोर्ट है। उसके बाद मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट भी मेजर पोर्ट है, याद रखना, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट इंडिया का कौन सा है, वो मुंबई पोर्ट है। एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं कामाराजा पोर्ट, जिसको इनोर पोर्ट तमिलनाडु में जो देखने को मिलेगा, ये एक कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, मतलब इस पोर्ट को इसको रजिस्ट्रेशन जो है एज ए कंपनी के तौर पे, मतलब ये एक ऐसा पोर्ट है जो एज ए कंपनी के तौर पे काम करता है, इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेटाइज्ड। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पोर्ट, आपको कामाराजा या इनोर पोर्ट जो है ये कॉर्पोरेट आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज, जो भी ऑफशोर, देखो हमारे पास ओशन होता है, एक होते हैं कोस्ट, वो हो गया ऑन शोर, एक होता है समंदर के बीच में, मतलब ओशन की तरफ या सी की तरफ, जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर जो भी मिनरल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑफशोर मिनरल्स। उनको रेगुलेट कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। आ रही बात समझ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको खुद पता है ये पॉइंट, तो आपको पता होगा कि इंडिया की कोस्ट, क्योंकि अगर आप पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको कोस्टल लाइन इंडिया की पता होनी चाहिए। टोटल लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की, 7517 किलोमीटर कोस्टल लाइन की लेंथ है इंडिया में, और टोटल ये जो है 9 स्टेट्स की कोस्टल लाइन प्लस 4 यूटीज हैं, टोटल मिलाकर आप बोलोगे 13 जो हैं यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, ठीक है, 13 जो है जो कि कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स तो आपको पता है, गुजरात से लेकर फिर यहाँ पर आ जाओगे महाराष्ट्र जो मुंबई वाला पोर्शन है, फिर गोवा आ जाओगे, फिर कर्नाटक आ जाओगे, फिर केरला आ जाओगे, फिर तमिलनाडु आ जाओगे, फिर यहाँ पर आंध्र आ जाओगे, फिर उड़ीसा आ जाओगे, फिर वेस्ट बंगाल आ जाओगे। ठीक है, ये जब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपके पास यहाँ पर पौंडीचेरी भी आ जाएगा, फिर दमन एंड दियो नगर एंड हवेली जो है ये यूटीज आपको देखने को मिले, अंडमान एंड निकोबार, तो दैट मीन्स यूटीज को भी आपको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट है इंडिया का, इंडिया की रैंक 7th है वेलनेस टूरिज्म, टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे इंडिया की रैंक कितनी, आपको बोला सर इंडिया की रैंक जो है वेलनेस टूरिज्म में 7th रैंक है। टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिपोर्ट एक आया है, इसमें पब्लिश किया गया। एफडीआई की बात करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एफडीआई के ऊपर, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मेडिकल सेक्टर न्यूज़ में था, इसलिए आपको ये याद रखना है, जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है इंडिया का एफडीआई जो 100% एफडीआई आप कर सकते हो, किसमें 100% एफडीआई जो है परमिट किया गया है मेडिकल डिवाइसेस टूरिज्म सेक्टर में, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड मेडिकल डिवाइस का सेक्टर जो उसमें 100% एफडीआई किया गया है। लेकिन अगर फार्मा की बात करें, फार्मेसी मेडिसिन की हम बात करें, ड्रग्स वग्स की बात करते हैं, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं, ग्रीन फील्ड आता है और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में 100% एफडीआई पॉसिबल है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और ब्राउन फील्ड में 74% ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में फार्मेसी सेक्टर में कितना एफडीआई पॉसिबल है, 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और 74% ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको पता, आपने पढ़ा होगा T+, आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी, IPO आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आपने पढ़ा होगा, जो भी आप शेयर्स मार्केट में बेच तो ये भी आपने पढ़ा होगा उसमें। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल WS एकेडमी एक कंपनी है, ठीक है, सपोज मैं बोलते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ सो दैट आपको समझ आ जाएगा। WS एकेडमी क्या एक कंपनी है,
अब इस कंपनी के शेयर्स हैं, मैं क्या करता हूँ, पहली बार सपोज ये प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी मेरी कंपनी है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके शेयर्स मार्केट में बेचता हूँ, मैं इसके शेयर्स उठाता हूँ, मतलब इसका जो आप ये बोल सकते हो ओनरशिप, जैसे कि मेरे पास 100% शेयर्स मेरे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसका 20% मैंने उठा लिया, 20% शेयर्स मैंने उठा लिए और मैं मार्केट में लेकर जाता हूँ। मार्केट मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं कंपनी के शेयर्स को बेच रहा हूँ। जब मैं पहली बार कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेच रहा हूँ, सेल करता हूँ, देखो बाई नहीं, सेलिंग हो रही है, शेयर्स की सेलिंग फर्स्ट टाइम मार्केट में अगर हो रही है, पब्लिक को मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो और कोई खरीद रहा है, इसको हम बोलते हैं ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इसको बोला जाता है। जब शेयर्स को पहली बार वो मार्केट में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, किस में, इसको प्राइमरी मार्केट में पहली बार लोगों को बेचा जाता है, प्राइमरी मार्केट में, इसको बोलता है आईपीओस। अब ये जो होता है, जब शेयर्स को बेचा जाता है, ये पूरा सेटलमेंट जो होता है शेयर्स को बेचने का, खरीदना, शेयर्स को जो बेचा जाता है, जो दूसरा पर्सन जो होता है उन शेयर्स को ले लेता है, ये पूरा सेटलमेंट जो होता था ये पहले T+6 डेज में, मतलब आज ट्रांजैक्शन हुई, आज मैंने शेयर्स को बेचा और 6 दिन के अंदर पूरा सेटलमेंट होता था, लेकिन इसको कम किया गया, इसको कहाँ लेकर गए, T+3 डेज में पूरा। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये अमेंड आप ये बोल सकते चेंज लाई गई है आईपीओ में। सेबी हालवुड का मतलब पहले होता है हाफ करना, किसका हाफ किया, T+3 का हाफ, T+6 का हाफ किया, क्या बन गया, T+2 बन गया, T+3 बन गया, तो T+6 से T+3 ये किया गया, बस यही न्यूज़ थी, यही न्यूज़ आपको याद रखनी है। तो सेबी ने हाफ किया है टाइम किसका, जो आईपीओ का, कंपनीज का, 6 से 3 दिन के लिए। आईपीओ मैंने बोला था आपको रेफर्स टू सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, प्राइमरी मार्केट के अंदर, ना कि सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो रिवाइज T+3 जो है ये कब से इफेक्ट में आएगा, ये मैंडेटरी है, ये 1 दिसंबर 2023 ऑनवर्ड। देखो अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, पहले दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। एक इतना याद रखना है, ब्रिक्स की अगर आप बात करोगे ना, ब्रिक्स कंट्रीज, 6 न्यू कंट्रीज को ऐड किया गया ब्रिक्स के अंदर, उसमें ईरान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई, ठीक है, उनको लिया गया है उसमें, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट में रहेगा ये 1 जनवरी 2024 में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी उनको ऐड किया गया है लेकिन ब्रिक्स में, तो पहले ब्रिक्स में कौन था, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 2009 में आए हैं, फिर अफ्रीका ने 2010 में ऐड हुआ है, और एट प्रेजेंट नए 6 लोगों को, कंट्रीज को ऐड किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चेंज लाई गई है इसमें, मतलब ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सटेंड किया गया है। इतना आपको याद नहीं, ये भी मैंने आपको बोला है, जो आपको अभी मैं जो याद आ रहा है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ी होगी ना। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है, एक सेल्फ रेगुलेशन होती है। इंडिया जो है, ये सिर्फ मुझे यही फैक्ट आपको समझाना था कि इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने स्टैट्यूटरी मैंडेटरी किया है, किसको मैंडेट किया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ कंपनीज के लिए। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड कॉर्पोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस यहाँ पर ये न्यूज़ में था, कॉर्पोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंस का टॉपिक था एक्चुअली, लेकिन फैक्ट ये बन सकता है आपको प्री के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने नाम सुना होगा, विलेज की अब मैं बात करूंगा। ये कुछ, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमिटीज़ बनाई गई है, जिसमें क्या बोला गया है, कम से कम 10 से 20 लोकल वुमेन्स को लिया गया है और बनाए गए ग्रुप्स, जिनको बोला जाता है विलेजेस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बेस पे मैं एक स्कीम का आपको नाम बोलूँगा, जिसको बोला जाता है दीदी स्कीम। दीदी स्कीम एक्चुअली ये पूरा नाम इसका जो है लखपति दीदी स्कीम। लखपति का मतलब 1 लाख रुपए की बात की जाए, लखपति दीदी स्कीम मतलब बोला जाता है जो भी रूरल एरियाज़ में, जो भी गाँव में, विलेजेस में जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन्स का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो 1 साल में 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, और इसी स्कीम को बोला जाता है लखपति दीदी स्कीम। अब ये लखपति दीदी स्कीम में क्या किया जाएगा, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन्स का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कहाँ पर, विलेजेस में, इनको क्या दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, एलईडी बल्ब के बारे में सिखाया जाएगा, प्लम्बिंग के बारे में सिखाया, बहुत सारी चीज़ों के इनको बारे में सिखाया जाएगा, काम दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, फिर उनको ये 1 लाख रुपए कमा सकते हैं 1 साल में। तो इसको बोलते हैं लखपति दीदी स्कीम। क्वेश्चन हमेशा ये बनेगा, ये किस मिनिस्टर के अंदर आता है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आया समझ, क्लियर हो रहा है, ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप तो पढ़ते हो डेफिनेटली, रिजल्ट पे नहीं जाना रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी एक फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए। इजी पेपर भी अगर आता है तब भी आप अच्छा करोगे, टफ भी अगर आ जाएगा तब भी आपको ये रहेगा, नहीं मैंने अच्छी तैयारी की, टफ पेपर आएगा, मुझे अब किस तरीके से हैंडल करना है पेपर को। बट हाँ, जो चीज़ें आपके सिलेबस में वो चीज़ें कवर करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पर अब आप बोलोगे सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों लाया आपने, क्योंकि अगर वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए बोला जाता है, कि वुमेन्स की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बोला जाता है, दैट मीन्स ये तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है ये जेंडर इक्वालिटी की
बारे में है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 16 जो है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कभी मैच कॉलम्स, कॉलम ए कॉलम सेकंड में पूछा जाता है, तो आप इसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन को आगे लेकर जा सकते हो। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपने सुना होगा नाम। आपको पता है मनरेगा एक स्कीम है जो 2005 में लाई गई है और इम्प्लीमेंट किया गया 2006 से। लोगों को क्या दिया जाता है, 100 डेज वर्क, गारंटीड वर्क दिया जाता है लोगों को, ये भी आपको पता है। हाँ सर, इतना तो पता है हमें। लेकिन उस टाइम जो पैसे दिए जाते थे स्टार्टिंग में, उस टाइम कैश के बेस पे आपको पैसे, कोई पर्सन जाता था काम करने के लिए, उसको हाथों में पैसे दिए जाते, कैश दिया जाता था, जिसकी वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। लोगों को उतना नहीं मिल रहा था जितना देना चाहिए था, उनको बहुत सारे लोचे होते थे, तो दैट में करप्शन ज़्यादा था। इस करप्शन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हमें डीबीटी करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ मनरेगा का काम, सपोज मैं अपनी बात करूँ, मैं मनरेगा काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे मिलने चाहिए। अब मेरे पास अकाउंट अगर है, मुझे गवर्नमेंट जो है अकाउंट में ट्रांसफर करेगा पैसा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, इससे क्या होगा, करप्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेकिन अब डायरेक्ट तो नहीं आएगा मेरे अकाउंट में पैसा, मेरे पास तो पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट आप हर एक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो हर एक को जीरो सेविंग बैंक अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस पे आपको बैंक अकाउंट बन गया, तो ये भी इसके साथ लिंक करना है। तो डीबीटी का जो नोडल एजेंसी जो है, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये सेक्रेटरीट है अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी, ये एक इसकी नोडल एजेंसी है। जनरली ये क्वेश्चन, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी आप मिस करते हो, डीबीटी को लिंक करना है इसके साथ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब ये डीबीटी स्कीम जो लाई गई है, क्या इसके लिए आधार की जरूरत है? आधार मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हो आधार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि देना ही देना है, जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हर एक को देना, अगर नहीं देगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा अगर आप आधार नहीं दे दोगे, बट मैंडेटरी तो नहीं है। बस यही मुझे यहाँ पर सिखाना था, मैंडेटरी नहीं है डीबीटी स्कीम में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC, क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है, ये कौन सी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, और एक्चुअली मुझे एक कमीशन के बेस पर का नाम है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी बिठाई गई और इस कमीशन ने रंगराजन कमीशन बिठाया गया और इस कमीशन ने रिकमेंड किया आप बनाओ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, बनाओ एक एडवाइजरी जो एडवाइस करेगा। उड़ान की स्कीम न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, पिछले 3-4 महीने में न्यूज़ में थी। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े का मतलब उड़ान भरना। उड़ान कहाँ पर भरोगे आप, हवा में। हवा का मतलब आप ट्रैवल करोगे, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लोगों को एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, चीप ट्रैवल। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है, आपको क्या करना है, आपको चीप ट्रैवल मिलेगा, कम पैसों में आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, एक बेटर कनेक्टिविटी दी जाएगी। डेफिनेटली सर मिनिस्ट्री फिर कहाँ से आएगी, अरे भाई ये तो ईजी है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। लिंक करना है चीज़ों को। इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही उड़ान के साथ लिंक है। तो मिनिस्ट्री तो आएगा, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, वो तो इंप्लीमेंट तो नहीं करेगा, लेकिन ये स्कीम मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये होता है। देखो स्कीम्स जब भी पढ़ोगे आप, स्कीम्स में आपको 3 या 4 क्वेश्चंस बनेंगे। स्कीम का सबसे पहला मेन फोकस होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है मिनिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा होता है ईयर। स्टेट्स में तो जनरली ईयर पूछा जाता है, बट जरूरी नहीं है कि स्टेट सर्विस में जनरली JKSS में ईयर पूछा जाता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर PSC में ऐसे नहीं पूछा, वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें लेवल बढ़ा दिया है। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्ट एम होगा तो वो भी करना है कनेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एम ऑब्जेक्ट आपको बोला चीप ट्रैवल करना। नेशनल हाउसिंग बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में 2 बार ऑलरेडी पूछा गया, UPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा। नेशनल हाउसिंग बैंक सबसे पहले हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी लॉ के अंदर, एक एक्ट के अंदर बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है जिसको एक्ट के जरिए से बनाया जाता है, ठीक है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका काम क्या है, अगर आप बोलोगे नेशनल हाउसिंग बैंक, ये क्या करेगा, ये काम कर, ये लोन देता है, लोन फैसिलिटी हाउसिंग नीड्स का। अगर आपको घर चाहिए होता है आपको लोन दिया जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक आपको लोन दिया जाएगा। एक और है इसी के साथ लिंक करना, RIDF, रेडिफ जिसको बोलते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ये भी है, रूरल एरियाज में एक डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब ऐसा बैंक जो आपको लोन देगा। किस लिए लोन देगा, रूरल प्रोजेक्ट्स को लिए, रूरल एरियाज में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो। इसको मैनेज कौन करता है, नाबार्ड। यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नाबार्ड। यही मुझे बताना था, मैंने हाईलाइट किया भी है क्वेश्चंस कहाँ से। ये कीवर्ड्स, एक्चुअली कीवर्ड्स आपको कैच करने, ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन। पहले एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, सो दैट आपके माइंड में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड के लिए आपको सिर्फ इनको ही देख रहा होता है। RIDF ये तो पता है, अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम क्या है, इसका याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो नाम से ही निकलता है। मैनेज कौन करता है, नाबार्ड इसको मैनेज करता है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक का काम क्या है ये भी आपको पता चला, बस इतना याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी और हेडक्वार्टर्स,
ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैं जानबूझकर पूरा नहीं लिखा। ये आपको क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज कौन सा है मुझे एक्चुअली वो बताना था, वो कौन सा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 आप चेक करोगे, सीधे डालोगे नोट्स के ऊपर, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट जो है एक ये था आपका एक इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो न्यूज़ में चल रहा था उसी के रिलेटेड। इसी के ज़रिए से आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ना कि आप अगर स्टैटिक पूरा सिर्फ स्टैटिक जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ों को ये करोगे, लैग करोगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपको करंट के होगा, टॉपिक स्टैटिक्स का लिंक करना पड़ेगा करंट के, क्योंकि करंट को साथ वो टच करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये भी मैंने शॉर्ट बनाई, मैंने लंबा नहीं बनाया, मैराथन नहीं बनाया, क्योंकि अगर आप इसको मैं चाहता हूँ मैं आप इनको इन लेक्चर्स को उस टाइम पे देखो जिस टाइम पे आप खाना वाना खाते, चाय वाय पीते हो। ठीक है, तो ये आपका दूसरा होगा, आपके पास एग्जाम तक आ जाएगा 8 10 या 12 आ जाएगा, बाकी मैं कवर करूंगा, आपको एग्जाम तक आ जाएगा। लेकिन आपको जो है ये मैं गारंटी देता हूँ, जो टॉपिक कराऊंगा हर टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में लिखोगे सेशन कैसा लगा और किस लिए आपको चाहिए, कौन कौन से करंट अफेयर्स आपको चाहिए, ये आपको माइंड में हो जाएगा। मेरा एक रूल रहता है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो माइंड में आपको जाना चाहिए, आप भूलोगे नहीं कभी इस चीज़ को।